आज की वीडियो में हम क्लोज नंबर 83 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। अगर आपको भी एमटीएस पोस्टमैन या पीएसए की तैयारी करनी है और आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए बुक्स चाहिए तो बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स हैं, थ्योरी वाली बुक आप ले सकते हैं। पीए की तैयारी के लिए भी आपको क्वेश्चन पेपर्स की और थ्योरी वाली बुक मिल जाएगी। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम वीडियोज़ में कर रहे हैं, इनकी बुक चाहिए तो ये बुक भी मिल जाएगी। इसका नाम है क्वेश्चन ओशन बुक। तो इसकी तरफ भी अगर आप जाना चाहते हैं ज़रूर जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्लोज नंबर 74 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रह गया था, अनडिलीवर्ड पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर रिटर्न्ड डायरेक्ट टू सेंडर आफ्टर हाउ मेनी डेज। पंजीकृत समाचार पत्रों के बिना वितरण वाले पैकेट कितने दिनों के बाद प्रेषक को वापस कर दिए जाते हैं। तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के पैकेट्स अगर वितरित नहीं हो पाते हैं तो उन्हें 7 दिनों के बाद सीधे प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। क्लोज नंबर 83, पोस्ट ऑफिस मोनोपोली इन कन्वेयंस ऑफ लेटर्स। पत्रों के परिवहन में डाकघर का एकाधिकार। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ कैरिंग ऑल लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स विद इन इंडिया along with incidental services of collecting and delivering extra reserved for and exercised through। भारत के भीतर सभी पत्र और पोस्ट कार्ड ले जाने का विशेष विशेषाधिकार किसके लिए आरक्षित है और किसके माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। तो डाकघर के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है और ये विशेष विशेषाधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आरक्षित है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम है। अगर आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन की तरफ चलें तो पहले जो फिल इन दी ब्लैंक है उसमें क्या भरा जाएगा? उसमें पोस्ट ऑफिस भरा जाएगा, किसके लिए आरक्षित है। सॉरी, उसके लिए क्या भरा जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए आरक्षित है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरक्षित है। और किसके माध्यम से एक्सरसाइज किया जाता है? पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसको एक्सरसाइज किया जाता है। Which department of the government have monopoly in conveyance of letters? सरकार के किस विभाग को पत्र के संप्रेषण में एकाधिकार है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास। पोस्टल सर्विसेज कम अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डाक सेवाएं संविधान की किस सूची में आती हैं? संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 रेगुलेट्स द पोस्टल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को नियंत्रित करता है। इट ग्रांट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ओवर कन्वेइंग ऑफ लेटर्स। तो इसमें क्या होता है? केंद्र सरकार को पत्रों के संप्रेषण पर विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 84, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफिस। डाकघर की कानूनी जिम्मेदारी। इंडियन पोस्ट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर बाय फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन। विदेशी डाक प्रशासन द्वारा मनी ऑर्डर के गलत भुगतान के लिए भारतीय डाकघर जिम्मेदार होता है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? बी गलत है। भारतीय डाकघर की इस चीज के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर कोई भी विदेशी डाक प्रशासन किसी भी मनी ऑर्डर का गलत भुगतान कर देता है, मान लीजिए एक मनी ऑर्डर भारत से भेजा जाता है जिसका भुगतान विदेशी डाक प्रशासन या फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाना है, तो फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसका गलत भुगतान कर दे तो इसके लिए भारतीय डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। डाकघर के कानूनी उत्तरदायित्व को किन चीज़ों से छूट प्राप्त है? एनी फॉल्ट बाय इंडिविजुअल, व्यक्ति द्वारा कोई भी गलती। लॉस, मिस डिलीवरी और डिले ऑफ और डैमेज टू एनी पोस्टल आर्टिकल इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। अगर डाक द्वारा प्रेषण के दौरान किसी डाक वस्तु को कोई हानि होती है, उसका गलत वितरण हो जाता है, वितरण में देरी हो जाती है या कोई क्षति होती है, उस चीज़ के लिए भी डाकघर को कानूनी उत्तरदायित्व से छूट है। रॉन्ग पेमेंट और डिले इन पेमेंट बाय
फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मनी ऑर्डर इशूड इन इंडिया, फिर भारत में जारी कोई भी मनी ऑर्डर अगर विदेशी डाक प्रशासन द्वारा गलत भुगतान कर दिया जाता है या उसके भुगतान में कोई देरी होती है तो इसके लिए भी भारतीय डाकघर को कानूनी उत्तरदायित्व से छूट प्राप्त है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। The Indian Post Office is exempted by law from all responsibilities in case of, भारतीय डाकघर को किसके मामले में कानून द्वारा सभी जिम्मेदारियों से छूट दी गई है? उपरोक्त सभी के लिए तो करेक्ट आंसर इसका भी क्या आएगा हमारे पास? डी। नहीं, किस चीज़ के लिए छूट दी गई है? ओनली फॉर लॉस, मिस डिलीवरी और डिले ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट, डाक द्वारा प्रेषण के दौरान पंजीकृत वस्तुओं को कोई हानि होती है, उनकी गलत डिलीवरी होती है या देरी होती है तो इस चीज़ के लिए भारतीय डाकघर को कानून द्वारा सभी जिम्मेदारियों से छूट दी गई है। लेकिन कोई भी मनी ऑर्डर है, अंतर्देश मनी ऑर्डर का अगर गलत भुगतान हो जाता है उस चीज़ के लिए जिम्मेदारी से छूट नहीं है, उसके लिए भारतीय डाकघर जिम्मेदार होता है। कोई भी इंश्योर्ड लेटर या पार्सल का गलत वितरण कर देते हैं, रॉन्ग डिलीवरी कर देते हैं तो इसके लिए भी भारतीय डाकघर जिम्मेदार होता है। लेकिन ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ के लिए भारतीय डाकघर को जिम्मेदारी से छूट है। द इंडियन पोस्ट ऑफिस इज एग्जेम्प्टेड बाय लॉ फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन केस ऑफ, भारतीय डाकघर को किसके मामले में सभी जिम्मेदारियों से कानून द्वारा छूट दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। फॉर लॉस और डैमेज टू आर्टिकल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, अगर प्रसारण के दौरान किसी भी लेख को कोई हानि होती है या क्षति होती है उस चीज़ के लिए भारतीय डाकघर को कानून द्वारा सभी जिम्मेदारियों से छूट प्राप्त है। फॉर रॉन्ग पेमेंट बाई फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन टू मनी ऑर्डर इशूड इन इंडिया, भारत में अगर कोई भी मनी ऑर्डर जारी किया गया था और फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसका गलत भुगतान कर दिया जाता है तो उस चीज़ के लिए भी भारतीय डाकघर जिम्मेदार नहीं होता है। लेकिन अंतर्देशीय मनी ऑर्डर जिसको जारी भी भारत में किया गया उसका भुगतान भी भारत में किया आसान है तो उस चीज़ के लिए भारतीय डाकघर जिम्मेदार होता है। क्लोज नंबर 85 है सीक्रेसी या फिर गोपनीयता। ऑल पोस्टल ऑफिशियल्स आर फॉरबिडन फॉर मेकिंग पब्लिक एनी इंफॉर्मेशन कमिंग टू देयर नॉलेज इन द कोर्स ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज इफ दे डोंट मेंटेन सीक्रेसी, देन व्हाट शुड विल डू। सभी डाक अधिकारियों को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान अपनी जानकारी में आने वाली किसी भी जानकारी को सार्वजनिक करने से मना किया जाता है। तो जितने भी डाकघर अधिकारी होते हैं उनको इस चीज़ के लिए मना किया जाता है कि जब उनके काम काज या आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान उनको कोई जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी वो कभी भी सार्वजनिक ना करें, लोगों को उस जानकारी के बारे में ना बताएं। अगर वे गोपनीयता नहीं रखते हैं तो वो डिसमिसल के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, उनको बर्खास्त किया जा सकता है। क्लोज नंबर 86 लाइसेंस फॉर सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकटों की बिक्री के लिए लाइसेंस। टू हुम एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू सेल पोस्टेज स्टैम्प इज एड्रेस्ड, डाक टिकट बेचने के लिए लाइसेंस अगर चाहिए तो आवेदन किसके पास करना होगा? सुपरिटेंडेंट के पास करना होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The sale or distribution of postage stamps except under the terms and conditions of a license issued by or on the behalf of central government is prohibited. This prohibition will not apply to sale of postage stamps by which of the following? केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों को छोड़कर अगर कोई भी डाक टिकटों की बिक्री या वितरण करता है तो ये क्या है? प्रतिबंधित है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन किसके मामले में ये निषेध या ये प्रतिबंध लागू नहीं होता है? तो कोई भी व्यक्ति डाक टिकटों की बिक्री या वितरण नहीं कर सकता है। अगर करना चाहते हैं इसके लिए आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से
अथॉरिटी होने चाहिए, आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए डाक टिकटों को बेचने का या उनमें किसी भी तरह से डील करने का। किसके मामले में इस चीज़ के ऊपर जोर नहीं दिया जाएगा, कोई भी फ्लैटली एजेंसी है, डाक टिकट एजेंसी है, वो बिना लाइसेंस के डाक टिकटों की बिक्री कर सकती है। कोई भी हॉस्पिटल है, सैनिटोरियम है या सिमिलर इसी तरह का कोई और इंस्टीट्यूशन है। फिर उसके बाद एन इंस्टीट्यूशन फॉर द रिक्रिएशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, रक्षा सेवा कर्मियों के मनोरंजन के लिए अगर कोई संस्था है तो उसके ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, वो भी बिना लाइसेंस के डाक टिकट इत्यादि को बेच सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ स्टैम्प्स विल अप्लाई टू हिम हुम, स्टाम्प की बिक्री पर रोक किस पर लागू होगी। क्या तो हमसे पूछा गया है कि कौन डाक टिकटों की बिक्री नहीं कर सकता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कोई भी हॉस्पिटल ये कर सकते हैं, कोई भी सैनिटोरियम ये भी कर सकते हैं। फॉर इंडिविजुअल सेलिंग स्टैम्प्स आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर डाक घर के बाहर जाकर डाक टिकटों की बिक्री करता है तो इसके ऊपर प्रोहिबिशन है, प्रतिबंध है। उसके बाद कोई भी इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट फॉर रिक्रिएशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, रक्षा सेवाओं के जो कर्मी होते हैं उनके मनोरंजन के लिए कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, वो भी डाक टिकट बेच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो पर्सन और एंटाइटी और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म शैल सेल और डिस्ट्रीब्यूट पोस्टेज स्टैम्प्स और डील इन एनी अदर मैनर इन पोस्टेज स्टैम्प्स एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द, कोई भी व्यक्ति या संस्था या संगठन या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म किसकी पूर्व अनुमति के बिना डाक टिकटों की बिक्री या वितरण नहीं करेगा या किसी अन्य तरीके से डाक टिकटों का सौदा नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, डायरेक्टर जनरल। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो तरह से क्वेश्चन बन जाता है। अगर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार हम जाएंगे तो ये किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको एक लाइसेंस चाहिए। अब दूसरी बात अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार, ये किसी भी व्यक्ति ने, इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, वो डाक टिकटों को सेल करना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या किसी अन्य तरीके से उनमें कोई डील करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको परमिशन चाहिए होगी। किसकी परमिशन चाहिए होगी, डायरेक्टर जनरल की परमिशन चाहिए होगी। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 87 है, नॉन एक्सचेंज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, डाक टिकटों और स्टेशनरी का आदान प्रदान न करना। पोस्ट ऑफिस रिफंड फॉर अनयूज्ड आइटम्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी और में एक्सचेंज दैम फॉर अदर डिनोमिनेशंस, डाक टिकट और स्टेशनरी की जो अप्रयुक्त वस्तुएं होती हैं उनके लिए डाकघर धन वापसी या अन्य मूल्य वर्ग के लिए उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस से 5 रुपये की एक डाक टिकट लेकर जाते हैं, लेकिन अगर आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं तो क्या पोस्ट ऑफिस उस 5 रुपये की डाक टिकट को वापस लेकर आपको 5 रुपये देगा या उस 5 रुपये की डाक टिकट के बदले आपको 5 रुपये का एनवल्प देगा? नहीं। इस तरह से डाक वस्तुएं या डाक टिकट जो भी आप खरीद लेते हैं उसको डाकघर ना तो वापस लेता है, ना ही किसी अन्य स्टेशनरी या टिकटों के साथ उनको चेंज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। Post office will not normally refund the value of or not exchange them for other denominations or other kinds of stamps or stationery. डाकघर सामान्यतः किसका मूल्य वापस नहीं करेगा या उन्हें अन्य मूल्य वर्ग या अन्य प्रकार के टिकटों या स्टेशनरी के लिए विनियम नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ना तो अनयूज्ड आइटम्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, किसी व्यक्ति ने डाक टिकट खरीदे और वो उसका यूज नहीं कर पाया, या फिर कोई भी पोस्टल स्टेशनरी उसने खरीदी उसका यूज नहीं कर पाया, तो इन दोनों चीजों के लिए ना तो इनकी वैल्यू वापस की जाएगी और ना ही इनको किसी अन्य स्टेशनरी या अन्य स्टैम्प्स के साथ चेंज किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 88, एक्सेप्टेंस ऑफ अ स्मॉल कॉइन्स, छोटे सिक्के स्वीकार करना। अंडर द इंडियन कॉइनेज एक्ट
coins other than a rupee coin and 50 paise coin are only legal tender in payment of any sum which is not exceeding। भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम के तहत 1 रुपए के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के के अलावा अन्य सिक्के केवल उसी राशि के भुगतान के लिए वैध मुद्रा है जो किससे ज़्यादा नहीं होगी। करेक्ट आंसर यहाँ से आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन का कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा गया तो फिर आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें बोला गया है कि आपके जो 1 रुपए के और 50 पैसे के सिक्के के अलावा अन्य सिक्के हैं। अब आपने 10 रुपए के, 5 रुपए के, 20 रुपए के सिक्के भी देखे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं की है तो क्योंकि ये बहुत पुराने रूल हैं। तो उसमें बात की है कि 10 पैसे का सिक्का है, 20 पैसे का, 25 पैसे का या 50 पैसे की बात नहीं की है, यानी कि जो छोटे सिक्के हैं या 5 पैसे के सिक्के हैं। ये जो सिक्के हैं कब स्वीकार किए जाएंगे? जब आपने डाकघर को जो पेमेंट देनी है वो 1 रुपए से ज़्यादा ना हो, कि अगर आपने डाकघर को जो चार्जेस देने हैं वो 1 रुपए से ज़्यादा नहीं है तो आप इन छोटे सिक्कों का यूज़ कर सकते हैं। वर्तमान में तो ये चलते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि रूल क्या है, और अगर इससे ज़्यादा की पेमेंट है तो ये सिक्कों का आप यूज़ नहीं कर सकते, फिर 50 पैसे या 1 रुपए के सिक्कों का यूज़ किया जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्लोज नंबर 89, आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन, मृत व्यक्ति को संबोधित लेख। ऐसी डाक वस्तु जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भेजी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इंश्योर्ड आर्टिकल एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन विल बी डिलीवर्ड टू हिज नियर रिलेटिव इफ ही हैज अप्लाइड फॉर देम। मृत व्यक्ति को संबोधित बीमित वस्तु उसके निकट संबंधी को वितरित की जाएगी यदि उसने उस वस्तु को प्राप्त करने का आवेदन किया है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नहीं तो कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल अगर किसी मृत व्यक्ति के लिए आता है, यानी कि कोई इंश्योर्ड आर्टिकल ऐसे व्यक्ति के लिए भेजा गया है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उस इंश्योर्ड आर्टिकल का वितरण नहीं किया जाएगा, किसी को भी नहीं किया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा? प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा या फिर सर्किल हेड के पास उस मामले को भेजा जाएगा। विच आर्टिकल इज ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड, किस डाक वस्तु को लावारिस आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा? कोई भी आर्टिकल जब किसी मृत व्यक्ति को संबोधित किया हुआ हो उसे अनक्लेम्ड या लावारिस आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा। Insured postal articles can be hand over to relatives of deceased person। सेम वही क्वेश्चन आ गया कि क्या बीमाकृत डाक लेख मृत व्यक्ति के रिश्तेदार को सौंपे जा सकते हैं? नहीं सौंपे जा सकते। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Postmaster is authorized on his discretion to deliver articles addressed to deceased person to any near relative of the deceased who may have applied for them, except when the such articles are insured or contain any valuable property. In all other cases, application in respect of such articles should be addressed to the। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको समझना है कि पोस्ट मास्टर को इस चीज़ के लिए अधिकृत किया गया है कि कोई भी डाक वस्तु अगर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आती है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उस आर्टिकल का वितरण पोस्ट मास्टर अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। किसे करेगा? उस मृतक के किसी भी निकट संबंधी को जिसने उस डाक वस्तु को प्राप्त करने के लिए आवेदन किया हो। लेकिन अगर कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल हो या कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसमें कोई मूल्यवान सामान हो, तो इस तरह के आर्टिकल का वितरण पोस्ट मास्टर नहीं करेगा। वो किस तरह के आर्टिकल्स का वितरण करेगा? वो अनइंश्योर्ड होने चाहिए, उनमें कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम और भी करते हैं कि कोई भी काउंटर क्लेमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रति दावेदार नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, और जिसने आवेदन किया है उसको उसके उस आर्टिकल को प्राप्त करने के बारे में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर सेटिस्फाई होती हैं तो पोस्ट मास्टर मृतक के निकट संबंधी को मृतक की वस्तुएं या डाक लेख वितरित कर सकता है जिसने उन डाक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आवेदन किया हो। और ये तो हमने कर लिया कि अनइंश्योर्ड आर्टिकल है या फिर आपके ऐसे आर्टिकल जिनमें कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं है, वहाँ पे तो पोस्ट मास्टर अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करेगा, और बाकी मामलों में उस आर्टिकल के वितरण के संबंध में जो एप्लीकेशन या आवेदन है वो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को भेजा जाता है।
अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू द डिसीज्ड पर्सन, मृत व्यक्ति को संबोधित अपंजीकृत लेखों को क्या किया जाएगा? विल बी डिलीवर्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर के विवेक पर उनका वितरण किया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन्स कैन बी डिलीवर्ड टू एनी नियर रिलेटिव यूजिंग द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ पोस्टमास्टर प्रोवाइडेड? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मृत व्यक्तियों को संबोधित वस्तुएं पोस्टमास्टर की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी निकटतम रिश्तेदार को वितरित की जा सकती हैं, लेकिन शर्त क्या है कि वो आर्टिकल अनइंश्योर्ड होने चाहिए, वो बीमाकृत नहीं होने चाहिए। इफ देयर इज नो डाउट एज टू द टाइटल ऑफ एप्लीकेंट टू रिसीव द आर्टिकल, फिर जो एप्लीकेंट है या आवेदक है उस आवेदक का उस डाक वस्तु को प्राप्त करने के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, यानी कि उस डाक वस्तु के ऊपर उसका हक बन रहा है, इस तरह का कोई भी संदेह पोस्ट मास्टर को नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रति दावेदार नहीं होना चाहिए, दो व्यक्ति ये ना बोलें कि मुझे मिलना चाहिए मुझे मिलना चाहिए, तो वहाँ पे पोस्ट मास्टर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा कि अगर ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कोई भी आर्टिकल, तो उस आर्टिकल का वितरण पोस्ट मास्टर अपने विवेक का इस्तेमाल करके मृतक के निकट संबंधी को उसका वितरण कर सकता है। क्लोज नंबर 90 है लाइबिलिटी टू डिटेंशन ऑफ सर्टेन मेल्स, कुछ डाक वस्तुओं को रोकने का दायित्व। अप टू हाउ मेनी डेज पार्सल्स, बुक पैकेट्स, सैंपल पैकेट्स आर केप्ट इन पोस्ट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग कार्यालय में कितने दिन तक पार्सल, बुक पैकेट, सैंपल पैकेट रोक कर रखे जा सकते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, एक दिन तक इनको रोक कर रखा जा सकता है। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास भेजने के लिए रजिस्टर्ड लेटर है या लेटर है, ठीक है, पंजीकृत पत्र है, तो ये जो है प्रायोरिटी वाली आइटम्स हैं, पहले आप इनको भेजेंगे। अगर पत्रों के वितरण या प्रेषण की वजह से जो पार्सल है, बुक पैकेट या सैंपल पैकेट है, उनको लेट भेजना पड़े तो एक दिन तक आप इनको भी रोक सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्सल, बुक पैकेट या सैंपल पैकेट के वितरण या प्रेषण की वजह से पत्रों के वितरण या प्रेषण में कोई देरी हो रही है, तो ऐसे आर्टिकल जैसे पार्सल है, बुक पैकेट या सैंपल पैकेट है, इनको एक दिन की अवधि के लिए ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में रोक कर रखा जा सकता है। Parcel may be held back in office of delivery in case where delivery of letters is delayed. पत्रों की डिलीवरी में देरी होने की स्थिति में पार्सल को डिलीवरी कार्यालय में रोक कर रखा जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि एक दिन के लिए रोक के रखा जा सकता है, तो दोनों अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है पोस्ट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग के बारे में कि जहाँ से आप आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं वहाँ पर तो पार्सल को रोका जा सकता है, लेकिन अगर पार्सल डिलीवरी के लिए आपके ऑफिस में आया है तो उसको रोका नहीं जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। With remark to which remark to be written on the article if the addressee fails to take its delivery after requesting for its detention? यदि लेख को प्राप्तकर्ता ने रोकने का अनुरोध किया है कि ये जो डाक वस्तु आई है इसको रोक कर रखा जाए, लेकिन इस तरह का लिखित अनुरोध करने के बाद भी वो इसका वितरण नहीं ले पाता है, तो इस आर्टिकल के ऊपर कौन सा रिमार्क दिया जाएगा? रिफ्यूज्ड रिमार्क दिया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मेरे लिए एक डाक वस्तु आई और मैंने उस डाक वस्तु को रोक कर रखने का अनुरोध किया, लेकिन फिर भी मैं उस अवधि के भीतर उस आर्टिकल का वितरण नहीं ले पाता हूं, तो उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा? रिफ्यूज्ड रिमार्क दिया जाएगा। Superintendent is authorized to empower the non-delivery post office to deliver which of the following articles? अधीक्षक निम्नलिखित में से कौन से लेख को वितरित करने के लिए गैर वितरण डाकघर को सशक्त बनाने के लिए अधिकृत है? इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि जो ओवर वैल्यू इंश्योर्ड और वीपी आर्टिकल होते हैं उनके वितरण के लिए नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को सुपरिटेंडेंट के द्वारा ऑथराइज किया जा सकता है कि आप इस तरह के ओवर वैल्यू इंश्योर्ड और वीपी आर्टिकल्स का वितरण कर सकते हैं। In cases where transmission
or delivery of letters would be delayed due to the dispatch or delivery at the same time of the articles, then such articles may be held back in office of posting for a period of 1 day. ऐसे मामले जहां पर किन लेखों के प्रेषण या वितरण के कारण पत्रों के प्रसारण या वितरण में देरी होगी, ऐसे लेखों को पोस्टिंग के कार्यालय में 1 दिन की अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बुक पैटर्न पैकेट, सैंपल पैकेट या पार्सल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे एक ऑफिस में बैठे हैं और आपके पास 50 लेटर हैं भेजने के लिए। दूसरी साइड में आपके पास ये तीनों आर्टिकल हैं, ये इनमें से कोई भी आर्टिकल है, जैसे बुक पैटर्न पैकेट है और सैंपल पैकेट है, और ये कितने हैं 10। अब क्या हो रहा है, आपने ये जो लेटर भेजने हैं, अगर आप इनको साथ में भेजते हैं, यानी कि बुक पैटर्न पैकेट या सैंपल पैकेट को भी साथ में भेजते हैं, तो आप इन लेटर्स को नहीं भेज पाएंगे। तो आपके पास वहाँ पे ये ऑप्शन होगी कि इस तरह के जो आर्टिकल हैं, यानी कि बुक पैटर्न पैकेट है, सैंपल पैकेट या पार्सल हैं, आप इनको 1 दिन की अवधि के लिए ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में रोक कर रख सकते हैं। पहले आप लेटर्स को भेजेंगे या इनका वितरण करेंगे। तो इनके वितरण या प्रेषण में देरी नहीं होनी चाहिए, पत्रों के वितरण या प्रेषण को आपने प्रायोरिटी देनी है, और बुक पैटर्न पैकेट, सैंपल पैकेट या पार्सल को बाद में पोस्ट किया जाएगा। In cases where transmission or delivery of letters would be delayed due to the dispatch or delivery at the same time of the book pattern packet, sample packet, then such articles may be held back in office of posting for which period? क्या तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे मामलों में जहां बुक पैटर्न पैकेट, सैंपल पैकेट के प्रेषण या वितरण के कारण पत्रों के प्रसारण या वितरण में देरी होगी, तो ऐसे लेखों को वितरण कार्यालय में किस अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। आप सोचेंगे हमने अभी 5th क्वेश्चन किया और 6 कर रहे हैं, दोनों सेम है, नहीं। इसका करेक्ट आंसर आएगा टिल नेक्स्ट डिलीवरी इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी, वितरण कार्यालय में अगले वितरण तक ऐसे आर्टिकल्स को रोक कर रखा जाएगा। फिर से एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक साइड में लेटर है, दूसरी साइड में आपके पास बुक पैटर्न पैकेट है, सैंपल पैकेट है या पार्सल है। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसमें ये क्या कि मान लीजिए अगर आप इनको भेज रहे हैं, इनका वितरण या प्रेषण कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके पास जो पड़े हुए पत्र हैं उनके वितरण या प्रेषण में देरी होगी, तो इनको क्या किया जाएगा, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में 1 दिन की अवधि के लिए आप रोक सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर ये चीजें ऑफिस ऑफ डिलीवरी में हो, यानी कि इनकी अभी पोस्टिंग नहीं करनी है, इनका क्या करना है, वितरण करना है, तो वहां पे पार्सल को रोका नहीं जाएगा। ऑफिस ऑफ डिलीवरी में पार्सल को रोका नहीं जाता, इस चीज का ध्यान रखना। सिर्फ ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में इसको 1 दिन के लिए रोक सकते हैं। फिर आपके पास क्या बच गए, बुक पैटर्न पैकेट और सैंपल पैकेट बच गए। अभी ऑफिस ऑफ डिलीवरी में है और ऑफिस ऑफ डिलीवरी में इनके वितरण की वजह से क्या हो रहा है, पत्रों के वितरण या प्रेषण में देरी हो रही है। तो ऐसे जो आर्टिकल होंगे बुक पैटर्न पैकेट और सैंपल पैकेट, पार्सल को नहीं, क्योंकि पार्सल को डिलीवरी ऑफिस में रोका नहीं जाएगा, तो इनको क्या किया जाएगा, इनको ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोक कर रखा जाएगा। लेकिन किस अवधि के लिए, अगले वितरण तक। अगले वितरण का क्या अर्थ हो जाएगा, कुछ ऐसे पोस्ट ऑफिस होते हैं जहां पर 1 दिन में 1 से ज़्यादा बार डिलीवरी होती है, जैसे मान लीजिए 2 बार डिलीवरी हो गई, 2 शिफ्ट में डिलीवरी हो गई, तो अगर पहली शिफ्ट में उनका वितरण नहीं हुआ तो दूसरी शिफ्ट में उनको वितरण के लिए भेजा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी हेल्ड बैक इन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 डे इन केसेस वेयर द ट्रांसमिशन और डिलीवरी ऑफ लेटर्स वुड बी डिलेड बाय द डिस्पैच एट द सेम टाइम। निम्नलिखित में से कौन से लेखों को पोस्टिंग कार्यालय में अधिकतम 1 दिन की अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है, जिनके एक ही समय में प्रेषण या वितरण से पत्रों के वितरण या प्रेषण में देरी होगी। किनको रोक सकते हैं, पार्सल, बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट्स को रोक सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ऑफिस ऑफ डिलीवरी में पार्सल को नहीं रोका जाएगा, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 91, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाई विलेज पोस्टमैन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम डाकिया द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। बट आर दी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाई विलेज पोस्टमैन, ग्रामीण डाकिया द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो जो विलेज पोस्टमैन होते हैं, एक जीडीएस होते हैं, एक विलेज पोस्टमैन होते हैं, ये अलग चीज़ होती है विलेज पोस्टमैन।
तो जो विलेज पोस्टमैन होते हैं ये डिलीवरी का काम करते हैं, डाक टिकट बेचने का काम करते हैं और रजिस्टर्ड लेटर की बुकिंग करने का काम भी करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विलेज पोस्टमैन कैरी स्मॉल स्टॉक ऑफ मनी ऑर्डर फॉर्म्स। ग्राम डाकिया, जो ग्रामीण डाकिया होता है, मनी ऑर्डर प्रपत्रों का एक छोटा सा स्टॉक अपने साथ रखता है। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स शुड नॉट बी डिलीवर्ड। कौन सी डाक वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाएगा। तो कौन से आर्टिकल्स का वितरण नहीं करना होता है? जिन डाक वस्तुओं के ऊपर कोई भी पोस्टेज चार्जेस ड्यू हो। आर्टिकल्स ऑन विच एनी पोस्टेज इज ड्यू। मान लीजिए कोई आर्टिकल है और उसके ऊपर कोई भी डाक चार्जेस अभी डाकघर ने रिकवर करने हैं, तो जब तक वो चार्जेस रिकवर नहीं कर लिए जाते उस समय तक उस डाक वस्तु का वितरण नहीं करना चाहिए। द आर्टिकल ऑन विच एनी कस्टम ड्यूटी इज ड्यू। अब कोई भी आर्टिकल है जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी रिकवर की जानी है, तो जब तक कस्टम ड्यूटी रिकवर नहीं कर ली जाती उस समय तक उसका वितरण नहीं किया जाएगा। Any registered or insured or parcel without obtaining signature of addressee। फिर कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु है, बीमित डाक वस्तु है या पार्सल है, उसका अगर वितरण करना है तो उसके लिए रिसिप्ट के ऊपर आपको प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर जरूर लेने हैं। बिना हस्ताक्षर प्राप्त किए आप उनका वितरण नहीं करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If article is addressed to the person of defense services and if the amount is due on them such articles are। मान लीजिए कोई भी आर्टिकल डिफेंस सर्विसेज में काम करने वाले किसी कर्मी के लिए भेजा गया है और उसके ऊपर कोई भी चार्जेस ड्यू हैं, तो ऐसे लेखों पर क्या किया जाएगा, उनको प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि डिफेंस सर्विसेज में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भेजे गए आर्टिकल प्रीपेड होने चाहिए। उनके वितरण के समय प्राप्तकर्ता से कोई भी ड्यू चार्जेस रिकवर नहीं किए जाएंगे। The parcel of weight above will be delivered only at the post office window। कितने किलोग्राम से अधिक वजन वाले पार्सल का वितरण केवल डाक घर में ही किया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं कि कोई भी पार्सल जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होगा वितरण के लिए एक ही बार उसको जारी किया जाएगा, और अगर वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा है तो उसको एक भी बार वितरण के लिए जारी नहीं किया जाएगा, डाक घर में ही उसका वितरण होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट विलेज पोस्टमैन। इनमें से कौन सा विलेज पोस्टमैन के बारे में सही है? विलेज पोस्टमैन कैरी स्मॉल स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। जो ग्रामीण डाकी होते हैं डाक टिकटों और स्टेशनरी का छोटा भंडार अपने पास रखते हैं। विलेज पोस्टमैन कैरी कॉमनली रिक्वायर्ड पोस्टल फॉर्म्स लाइक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म्स एंड मनी ऑर्डर फॉर्म्स। उसके बाद जो ग्रामीण डाकी होते हैं अपने साथ एक्नॉलेजमेंट फॉर्म या मनी ऑर्डर फॉर्म्स, इस तरह की जो कॉमनली रिक्वायर्ड पोस्टल स्टेशनरी होती है उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। Village postmen are also authorized to book registered letters and postcards। फिर विलेज पोस्टमैन पंजीकृत पत्र और पोस्ट कार्ड बुक करने के लिए अधिकृत होते हैं। दे आर आल्सो ऑथराइज्ड टू कलेक्ट लेटर्स टेंडर्ड टू देम फॉर डिस्पैच। और कोई भी व्यक्ति अगर अपने पत्र प्रेषित करने के लिए विलेज पोस्टमैन को देना चाहता है तो विलेज पोस्टमैन उनको एकत्र करने के लिए भी अधिकृत होता है। ई ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Village postmen are authorized to book registered letters and postcards tendered to them for dispatch for which who will issue receipt। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अभी क्वेश्चन किया जो ग्रामीण डाकिये होते हैं वो क्या कर सकते हैं, पंजीकृत पत्र और पोस्ट कार्ड, जो पंजीकृत पत्र और पंजीकृत पोस्ट कार्ड होते हैं उनको बुक कर सकते हैं। अब बुकिंग के लिए, क्योंकि क्या होता है जब भी कोई आर्टिकल रजिस्टर्ड किया जाता है उसकी बुकिंग की जाती है तो उसके लिए एक रिसिप्ट दी जाती है। जब विलेज पोस्टमैन किसी भी पंजीकृत पत्र या पोस्ट कार्ड को बुक करता है तो उसके लिए रिसिप्ट कौन देता है, विलेज पोस्टमैन के द्वारा ही उसके लिए रिसिप्ट दी जाती है। क्लोज नंबर 93 है सर्विसेज विच कैन नॉट बी क्लेम्ड। वे सेवाएं जिनके लिए आप दावा नहीं कर सकते। बट आर दी सर्विसेज विच कैन नॉट बी क्लेम्ड बाई पोस्ट ऑफिस कस्टमर्स। कौन सी सेवाएं हैं जिनका दावा डाकघर के ग्राहक नहीं कर सकते हैं। अ फिक्स स्टैम्प टू एनी लेटर बाई पोस्टल स्टाफ। वो डाकघर के कर्मचारियों को किसी भी पत्र के ऊपर डाक चिपकाने के लिए नहीं बोल सकते कि कोई भी आएगा और आपको बोलेगा कि आप डाक वस्तु या पत्र के ऊपर डाक टिकट चिपका दो, तो इस चीज़ के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी
नहीं होती है, या छुट्टे पैसे देना, या लोगों के लिए जो आर्टिकल होते हैं उनको उनका वजन करना, उनको तोलना, तो ये सारी चीज़ें डाकघर की जिम्मेदारी नहीं होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 94 है एक्सेप्टेंस ऑफ चेक्स, चेक स्वीकार करना। इफ चेक प्रोवाइडेड इन पोस्ट ऑफिस एक्सीडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ गारंटी, और जब भी चेक दिया जाता है उसकी गारंटी होती है, तो अगर जो चेक डाकघर में दिया गया है वो चेक गारंटी की कुल राशि से अधिक है, तो ऐसे चेक को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मिनिमम अमाउंट फॉर विच बैंक चेक कैन यूज इन पोस्ट ऑफिस अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, न्यूनतम राशि जिसके लिए पोस्ट ऑफिस में बैंक चेक का उपयोग किया जा सकता है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार क्या है, 20 रुपये। इनके न्यूनतम अगर आपने 20 रुपये का भुगतान करना है तो इस राशि के लिए आप चेक का यूज़ कर सकते हैं। 20 रुपये से कम की राशि के लिए चेक का यूज़ नहीं किया जाएगा। गारंटी फॉर चेक्स प्रोवाइडेड इन पोस्ट ऑफिस रिमेन इन फोर्स फॉर, डाकघर में प्रदान किए गए चेक की गारंटी कितने वर्ष तक रहती है, 3 वर्ष तक रहती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और क्लोज नंबर 95 है लेटेस्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूज, बकाया भुगतान करने की अंतिम तिथि। इफ फॉर एनी ड्यू पेमेंट लास्ट डे फॉल्स ऑन संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, किसी भी देय भुगतान के लिए अगर अंतिम दिन रविवार या डाकघर अवकाश के दिन आता है तो क्या किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट वर्किंग डे टेकन एज लास्ट डे, तो अगला जो भी कार्य दिवस होगा उसको अंतिम दिन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस में कोई भी चार्जेस देने थे, और चार्जेस देने का जो लास्ट दिन था वो कब आ जाता है, वो संडे वाले दिन आ जाता है, तो आपके पास पर्याप्त समय आपको नहीं मिला, तो क्या होगा इस स्थिति में, संडे के बाद जो भी वर्किंग डे आएगा, अगर मंडे को भी छुट्टी है तो ट्यूसडे को, तो इस तरह से जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे आएगा उसको ड्यू चार्जेस का भुगतान करने के लिए अंतिम दिन के रूप में माना जाएगा। क्यूएमएस आर्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे आप जो स्पेशल लेटर बॉक्सेस होते हैं उनमें पोस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमने क्यूएमएस लेखों की बात की थी। क्यूएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, क्विक मेल सर्विस होती है। तो आज की वीडियो में बस हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन किए बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस की बुक लेनी है तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इसमें इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे लगभग 5000 के करीब। और इसके अलावा भी एमटीएस पोस्टमैन या पीए की आपने तैयारी करनी है, क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए या थ्योरी की बुक्स आपको चाहिए, तो ये बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। और अच्छे से अगर आपने तैयारी करनी है और क्लासेस में आप जुड़ना है तो 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बुक लेने के लिए भी सेम नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और बात करें, हमने एक छोटी सी शुरुआत की है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की, ताकि हम पर्यावरण को और स्वच्छ बना सकें। उस शुरुआत में, उस जर्नी में अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर आप उसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें भी मोटिवेशन मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। धन्यवाद।